जिम्मेदारी लेके और सड़कों का रखरखाव करे। बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल पाटिल। सर, मैं आपका विशेष आभार प्रकट करूंगा सब पूरे सदन के ओर से, क्योंकि आपने हमें बोलने का मौका दिया, इसलिए हम बोल पाए। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा। मेरे क्षेत्र के मौका मिलता है सर, आपकी वजह से मिलता है। आप बहुत दयालु हैं, आप हम सबको बोलने देते हैं। तो सर, मेरे विशेष बताना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के अकाली भागों से जो गोल्ड स्मिथ और ज्वेलर आते हैं, जो स्वर्णकार आते हैं, स्वर्णकारों पे बहुत अन्याय होते हैं। जहां जहां सांगली से ये लोग आते हैं, दुष्काली ऐसे और भी हो तो चले जाओ। तो सर, सांगली में तासगांव, कोटुमंका, खानापुर, आटपाड़ी के भाग से जो लोग आते हैं, वो देश में कोने कोने में जाके सोने का व्यापार करते हैं। उन्हें वहां के पुलिस बहुत तंग करते हैं। सर, मैं आपसे आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि इनके प्रोटेक्शन के लिए सरकार कोई न कोई उपाय निकाले, जो कि इनको जो हो रही तकलीफ वो कम हो जाए। धन्यवाद। श्रीमती कृष्णा देवी पटेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं सरकार के माननीय खनिज मंत्री के समक्ष अपनी बात रखना चाहती हूं। मैं ऐसे क्षेत्र से चुनकर आती हूं जहां बालू का पर्याप्त खनिज भंडार मौजूद है एवं इसके अंधाधुंध दोहन के चलते अवैध खनन एवं ओवरलोडिंग का कारोबार खूब फल फूल रहा है। महोदय, मैं कई बार जिला बांदा व चित्रकूट के उच्च अधिकारियों को पत्र के माध्यम से अवगत कराना, किंतु कोई कार्यवाही न होने अवैध कारोबार के हौसले बुलंद हैं। अनवरत ओवरलोडिंग जारी है। इससे प्रातः तेज गति के कारण आध्यात्मिक दुर्घटनाएं होती हैं व खनन की जगह से मन मुताबिक रास्ते बनने के कारण किसानों को भी फसलों का नुकसान उठाना पड़ता है। किसानों व आम नागरिकों को होने वाली इन परेशानियों से निजात दिलाने के लिए माननीय मंत्री जी से क्या कदम उठाएंगे? धन्यवाद। श्रीमती रूप कुमारी चौधरी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत महानदी, जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा मानी जाती है, यह नदी न केवल इन राज्यों के लाखों लोगों के जीवन का आधार है, बल्कि यहाँ के पारिस्थितिक तंत्र का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। महानदी पर निर्भर कृषि क्षेत्र और आबादी का आकार बहुत बड़ा है। लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ महानदी का जल ग्रहण क्षेत्र लाखों किसानों की कृषि आय का मुख्य स्रोत है। इस नदी के पानी पर लगभग 70 लाख लोग अपने जीवन यापन की प्रक्रिया को निर्भर करते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जल आपूर्ति, सिंचाई, मछली पालन और जल परिवहन शामिल है। हाल ही में इस नदी के किनारे रेत के अवैध उत्खनन की घटनाएं बढ़ी है, जिससे नदी की पारिस्थितिक तंत्र में गंभीर बदलाव आ रहे हैं। इस अवैध खनन के कारण जल स्तर में गिरावट, नदी के प्रवाह में रुकावट और पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न हो रहा है, जो कि स्थानीय समुदायों के लिए जल संकट का कारण बन रहा है। इससे प्रभावित कृषि भूमि, जल आपूर्ति और मछली पालन जैसी गतिविधियों को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। क्या सरकार इस अवैध रेत खनन पर नियंत्रण लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की योजना बना रही है, ताकि महानदी के पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित किया जा सके? और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं सरकार से यह भी जानना चाहती हूं कि इस गंभीर समस्या को सुलझाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए। जी धन्यवाद। श्रीमती संजना जाटव। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर, जो राजस्थान का प्रमुख शहर है और सन 2013 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का हिस्सा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, करीबन 10 साल बीत जाने के बाद भी मेरे क्षेत्र आज तक मूलभूत सुविधाओं के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। मेरे क्षेत्र के करीबन 70,000 डीजल वाहन और आतिशी ईंट भट्टों जैसे लघु उद्योगों को एनसीआर के नाम पर खत्म किया गया है।
जिस कारण लाखों मजदूर हो गए हैं। मेरे आपके माध्यम से मांग है कि अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में बेहतर सड़कें, परिवहन और यातायात, स्वास्थ्य सेवाएं और बड़े प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान, बिजली आपूर्ति, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य और कचरा प्रबंधन, जल निकासी, युवाओं को रोजगार। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ अध्यक्ष महोदय प्लीज एक मिनट, मैं कंटिन्यू पूरा करूं। आपकी जगह प्रोजेक्ट बनाकर मेरे क्षेत्र को लाभान्वित करें, अन्यथा भरतपुर को एनसीआर से हटा दिया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हरीश मीणा जी, आप कह रहे हो तो फोटो नहीं आ रहा था, आपका फोटो नहीं, मैडम का आप बोलिए सर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे एक लोकहित के महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। महोदय, जैसा आपको विदित है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, इनमें शिक्षा उच्च स्तर की है, गुणवत्ता है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं, क्योंकि ज्यादातर ये स्कूल है जिला मुख्यालय पे, मैं सरकार से आग्रह करता हूं नीतियों में परिवर्तन करके तहसील स्तर पर केंद्रीय विद्यालय खोली जाए, ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लड़कों को अच्छी शिक्षा का लाभ मिले। बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद। श्रीमती ज्योतिमणि। सर माइक चालू है, आप बोलना शुरू करो। थैंक यू स्पीकर सर। एक तो ये बात मैं समझा दूं, माइक का कंट्रोल मेरे पास नहीं है। कहाँ होता है सर? माइक ये सर किसके पास है? माइक का कंट्रोल रिमोट जो ऊपर से सिस्टम है। आपसे ऊपर कौन है सर? एक दिन मैं आपको किस्सा बताऊं। एक दिन विराजो, एक बात बताऊं मैं आपको। एक दिन अभी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए, तो उन्होंने बाहर कहीं सुना होगा कि माइक का कंट्रोल स्पीकर के पास है, तो उन्होंने पूरा चेक किया कि कंट्रोल कहाँ है। मैंने कहा कंट्रोल नहीं है। Thank you, Speaker, sir, for the opportunity. மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதியளிப்பு திட்டம், 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டம் நாடு முழுவதும் மிகப்பெரிய நெருக்கடியை எதிர்நோக்கி வருகிறது. தொடர்ந்து 100 நாள் வேலைவாய்ப்பிற்கான நிதி ஒதுக்கீடு ஒன்றிய அரசால் கடுமையாக குறைக்கப்பட்டு வருகிறது. 2,70,000 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு தேவை என்றால் வெறும் 86,000 கோடி ரூபாய் மட்டுமே நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது. இதனால் 50 நாட்களுக்கும் குறைவாகவே வேலைவாய்ப்பு கொடுக்கப்படுகிறது. இத்திட்டத்தில் பணியாற்றுபவர்களுக்கு 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஊதியம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பது கட்டாயம். இப்பொழுது 4 முதல் 5 மாதங்கள் வரை ஊதியம் நிலுவையில் உள்ளது. 12,000 நாடு முழுவதும் 12,219 கோடி ஊதியமாகவும் 11,227 கோடி கட்டுமான பணிகளுக்கும் மொத்தம் 23,446 கோடி ரூபாய் நிலுவையில் உள்ளது. தமிழ்நாட்டிற்கு மட்டும் 1,652 கோடி ஊதியமாகவும் 1,056 கோடி ரூபாய் மெட்டீரியல் காம்பனன்ட் மொத்தம் 2,708 கோடி ரூபாய் நிலுவையில் உள்ளது. ஜனவரி மாதம் இது குறித்து தமிழ்நாட்டின் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் ஒன்றிய அரசாங்கத்திற்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்கள். ஆனாலும் நிதி விடுவிக்கப்படவில்லை. இதனால் ஏழை எளிய கிராமப்புற மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். எனது நாடாளுமன்ற தொகுதியில் பெண்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், முதியவர்கள் நிலைமை மிகவும் வேதனையாக உள்ளது. அதனால் உடனடியாக தமிழகத்திற்கு வழங்க வேண்டிய 2,708 கோடி ரூபாய் நிதியை விடுவிக்க வேண்டும். காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் வழங்கியதை போல 100 நாட்கள் வேலை வாய்ப்பை உறுதி செய்வதோடு ஊதியத்தை 400 ரூபாயாக உயர்த்தி கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. कामेक्या प्रसाद तासा। मैं आपको आभारी हूँ, आप बोलने दिया। सर, आसाम में बहुत ऐसा प्लेस है जहाँ पर लाखों लोग पहुँचते हैं, टूरिस्ट और विजिटर। मैं चाहता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म स्टेट गवर्नमेंट का साथ मिलके वहाँ पर अपना अपना एक ऑफिस का व्यवस्था करें, मैं हेल्प डेस्क करें, क्योंकि टूरिस्ट का कभी कभी ऐसा उन लोग का दिक्कत होता है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसको मे आई हेल्प डेस्क और ऐसे व्यवस्था करें कहाँ पर जहाँ पर विजिटर्स को इजी हो एक्सेसिबिलिटी। धन्यवाद सर। श्री उज्जवल रमन जी। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव की उत्पन्न स्थिति के संबंध में कहना चाहता हूं। माननीय महोदय, भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हालिया हलफनामे में सरकार ने हिमालय में गंगा की उद्गम धाराओं में 5 नए बांध परियोजनाओं की सिफारिश की है, जबकि पूर्व के कैबिनेट सचिव की एक रिपोर्ट है। एक नीतिगत निर्णय को पलटा गया है, जिसमें पहले साफ तौर पर कहा गया था गंगा बेसिन में कोई नई जल विद्युत परियोजना नहीं होगी। आज जब जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव हिमालय क्षेत्र में साल दर साल आपदाओं में बढ़ रहे हैं, ऐसे में हिमालय पर्यावरण और हमारी राष्ट्रीय नदी से
सरकार द्वारा ये खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से पर्यावरण मंत्री जी को कहना चाहूंगा, सड़क चौड़ीकरण परियोजना, चार धाम रेलवे, जल विद्युत परियोजना, बेलगाम पर्यटन निर्माण आदि से हिमालय गंगा क्षेत्र पर अत्यंत दबाव और पर्यावरण को अपूरणीय क्षति उत्पन्न हो रही है। प्रदूषण का स्तर, ब्लैक कार्बन के उत्सर्जन से ग्लेशियर पर दुष्प्रभाव, आपदाओं में पिछले कुछ वर्षों से अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। माननीय अध्यक्ष जी, एक आखिरी लाइन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASIच्या अंतर्गत संरक्षणार्थ 3691 स्मारके आहेत। त्यातील 25% मुघल आणि ब्रिटिश यांची अशी स्मारके आहेत की त्यांनी भारतीय स्वातंत्र्यावर घाला घातला, ज्यांचा भारतीय सभ्यता आणि संस्कृतीचा काहीही संबंध नाही। काल छत्रपती संभाजी महाराज यांचा बलिदान दिवस होता। त्याला धर्मांतरासाठी ज्या औरंगजेबाने त्यांची क्रूर हत्या केली, हिंदूंची हजारो मंदिरे तोडली, हजारो मंदिरे लुटली, शिखांचे 9वे धर्मगुरू 10वे धर्मगुरू यांची सुद्धा हत्या केली, अशा औरंगजेबाची समाधी महाराष्ट्रामध्ये खुलताबाद या ठिकाणी आहे। अशा ज्यांनी भारतीय स्वातंत्र्यावरती घाला घातला, ज्यांनी भारतीय स्वातंत्र्यवीरांना त्रास दिला, ज्यांनी भारताला गुलामगिरीत नेण्याकरता प्रयत्न केला, अशा लोकांची स्मारके नष्ट केली पाहिजेत। क्या ये उचित है कि जिन्होंने भारत को गुलाम बनाया, हमारे वीर स्वतंत्र सेनानियों को दमन किया, उनकी यादों को हम अपना विरासत मानकर संरक्षित करें, ये हमारे स्वाभिमान और నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు बोलते रहो आप, कहीं नहीं जा रहे हो। ఈరోజు నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు సార్। 35 సంవత్సరాల క్రితము కాకా వెంకటస్వామి గారు అప్పుడు పెన్షన్ రిటైర్డ్ కార్మికులకు, సింగరేణి కార్మికుల కోసం పెన్షన్ అని చెప్పి ఆలోచించి వారు పెన్షన్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసినారు సార్। కానీ 35 సంవత్సరాల నుంచి 1500 రూపాయలది మళ్ళీ అప్గ్రేడ్ చేయలేదు సార్। ఈరోజు న్యాయం కోసం ఒక పోరాటం జరుగుతుంది సార్। సింగరేణి కార్మికుడు తెలంగాణ ఉద్యమం కోసం పోరాడిన వ్యక్తి సార్। కానీ వీళ్ళు రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత ఈ దేశానికి ఏదైతే వెలుగునిస్తున్నారో ఈ కార్మికులు, వాళ్ళ జీవితము చీకట్లైపోతుంది సార్। 1500 రూపాయలతోటి ఈరోజు ఒక రైస్ బ్యాగ్ కూడా రాదు సార్, ఒక బియ్యం సంచి కూడా 1500 రూపాయలకి రాదు, ఒక డాక్టర్ దగ్గర పోతే 1500 రూపాయలు సరిపోవు। కానీ ఈరోజు 35 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా 1500 రూపాయలు రిటైర్డ్ సింగరేణి కార్మికుల కోసం ఎట్లా సరిపోతుందని చెప్పి ఈరోజు న్యాయం కోసం పోరాటం జరుగుతుంది సార్। దీన్ని 10,000 చేయాలని చెప్పి నా రిక్వెస్ట్ సార్। థ్యాంక్ యూ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान बिहार के युवाओं की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। ये बात सबको पता है कि बिहार के युवा जो हैं वो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में अद्भुत प्रतिभा रखते हैं। इसके बावजूद बिहार में एक भी सॉफ्टवेयर पार्क नहीं है। आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि हमारे लोकसभा क्षेत्र समस्तीपुर में एक सॉफ्टवेयर STPI जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के योजना के तहत एक इंक्यूबेशन सेंटर समस्तीपुर में बनाया जाए। इससे बिहार के युवाओं की 2 समस्या का समाधान होगा। सबसे पहले एक जो बिहार में ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो बिहार के युवा हैं वो पढ़ाई पूरी करके बिहार के बाहर काम कर रहे हैं, इसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं, इसकी समस्या का भी समाधान होगा। साथ में बिहार के युवा जो पलायन करते हैं उसका भी समाधान होगा और बिहार के युवाओं को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के स्टार्टअप में बहुत मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य यादव। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं अपने बदायूं लोकसभा क्षेत्र के अंदर। अध्यक्ष महोदय, बदायूं जनपद के अंदर 500 से अधिक पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां हैं, जहां पे घनी आबादी है। आबादी के कारण सड़कों पर जाम की स्थिति बनती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि बदायूं को बरेली से मुरादाबाद तथा शाहजहांपुर, आगरा और फरक्काबाद के मुख्य मार्ग से जोड़ते हुए एक आउटर रिंग रोड को अगर हम बनाने का प्रस्ताव रखते हैं तो इससे एक्सीडेंट होने की भी समस्या खत्म होगी और इस औद्योगिक क्षेत्र के अंदर हम लोगों को एक बदायूं को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। साथ ही मैं बदायूं की तरफ से अध्यक्ष महोदय आपका और सभी मेंबर का होली के इस पावन पर्व पे शुभकामनाएं। धन्यवाद। ऐसे जमीर
I want to raise the forgotten volunteers. That is a village card which was conquered by the External Ministry in 1957. And presently, they are to guide the invaders and the intruders. Now they are covering up 120 villages in the border Myanmar, into Myanmar village, which is covering 6 districts: Mon, Tuinsang, Milurit, Kifri, Nolak, and Longlen. Now, sir, they are neglected by the state government as well as by the Ministry of the Home Affairs. They are getting only 3,000 rupees per salary per month, and 100 rupees for the clothing allowances annually, and 60 rupees per month for the rations. So I'd like to request through your table that if that case can be looked into the matter. And secondly, about our international Act East policy, the international trade center, which is located now, these village cards are cutting all those areas. So instead of making the boundary, the 10 kilometers restriction of the free movement regime, if the home guard can be facilitated and they can given the full facilities, and if the construction of the international work can be avoided. Thank you, sir. Sir, thank you very much. Sir, I wish to submit a very serious situation arises in the higher education sector of the country. Sir, really, higher education sector is really ruining day by day, sir, because of the wrong policies. Recent circular from the University Grant Commission has raised concern regarding its potential negative impact on the autonomy and quality of higher education in India, sir. Here, another concern is that potential threat to academic freedom, as the circular could limit teachers and researchers in exploring the debate ideas if it dictate content and syllabi of ideological narratives. So this is a very serious kind of thing, sir. This regulatory bodies, we all know, sir, regulatory bodies have to play a pivotal role in purifying the system. Instead of doing that, sir, it is polluting. It's a very sad thing, sir. I humbly appeal to the government to come forward for the rescue of the higher education sector in this country, sir. Thank you very much. नरेश उत्तम पटेल। आपका माध्यम से सरकार का ध्यान फतेहपुर जनपद में 18 गांव में भाट जाति जो विमुक्त जाति है उसको अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। थैंक यू। मानवर ये सब भीख मांग करके जी रहे हैं। ओके। लेकिन 18 गांव के हमारे जनपद के जो भी भाट जात के लोग हैं उनको अनुसूचित जाति या किसी भी श्रेणी में मानवर उनको आरक्षण नहीं मिल रहा। मेरे पास एक स्टूडेंट जो टॉपर था वो परसों मिला और उसने कहा कि मैं लेखपाल की परीक्षा मैंने पास की है लेकिन मुझे आरक्षण की किसी श्रेणी का कोई लाभ नहीं मिला। आज किसान बड़ी मुश्किल में है, उनके फसलों की खरीदारी एमएसपी पे नहीं हो रही है। हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा किसान सोयाबीन उगाते हैं। सरकार सिर्फ एकड़ का 5 क्विंटल सोयाबीन खरीदती है और कुल मिला के एक किसान से 20 क्विंटल तक खरीदारी सीमित रखती है। ज्यादा फसल उगाने वाले किसान पे अन्याय है और इसके साथ खरीदी भी टाइम बहुत जल्दी खत्म होता है। इस वजह से बहुत सारे किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिल रहा है। हमारे क्षेत्र में 20 लाख से ज्यादा कुंटल सोयाबीन उगाया जाता है लेकिन इसमें सिर्फ 20 लाख से कम कुंटल सोयाबीन खरीदी हुई है। इसका मतलब यही है कि 90% से ज्यादा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिल रहा है। मार्केट रेट सोयाबीन का 3-3.5 हजार रुपए है, एमएसपी का रेट करीबन 4,900 रुपए है। सर एक ही मिनट, मेरा मांग यही है कि हमारे क्षेत्र में अभी भी बहुत सारे सोयाबीन बाकी पड़ी हुए वो सरकार खरीदना चाहिए और उसके साथ एंड इन द फ्यूचर such restrictions on procurement of crops under MSP should not be put so that all farmers can avail the benefit of MSP. Thank you. सुधीर गुप्ता। अध्यक्ष जी, मुझे लोक महत्व के विषय पर बोलने के लिए अनुमति दी, धन्यवाद। मैं सबसे पहले मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र के लाखों कृषकों की ओर से मोदी सरकार व मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद दूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं में लगातार विकास हो रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र में 125 से अधिक प्रकार की नियमित फसलें, बागवानी फसलें, औषधि फसलों का उत्पादन होता है।
क्या मंदसौर संसदीय क्षेत्र को कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि उत्पाद निर्यात वृद्धि हेतु केंद्र, कृषि शिक्षा के केंद्र और कृषि उत्पाद प्रोसेस हेतु उद्योगों के विकास के हेतु विशेष ध्यान देते हुए चयन करेंगे क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। श्री तनुज पुनिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी कि आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया शून्यकाल में। माइक। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया। मैं आज आपके माध्यम से आयुष्मान भारत जो योजना है सरकार की, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत अच्छी योजना है, उसमें जो कमियां आ रही हैं उसका आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और जो समस्या का सुझाव भी मैं कुछ देना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में पिछले 2-3 महीने से नए आयुष्मान भारत नहीं बन रहे हैं, लेकिन उसके पहले लगभग 1 साल तक 6 यूनिट से ज्यादा जिनके राशन कार्ड में नाम थे उन्हीं के कार्ड बन रहे थे। तो कम वालों के भी बनने चाहिए और दोबारा इसको साइट खुलना चाहिए। और दूसरी बात है सर, कई बार आयुष्मान भारत कार्ड लेकर के जब हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले ये बोलते हैं कि इसमें केवाईसी नहीं है, ब्लॉक हो गया, तो कई घंटे निकल जाते हैं उसको ठीक कराने में। तो मेरा ये मानना है कि सर कोई मैसेज उनके मोबाइल पे जाए, अगर कोई भी दिक्कत आती है कार्ड में तो उनके मोबाइल में मैसेज चला जाए या अन्य माध्यम से उन तक मैसेज पहुंच जाए कि आपकी ये कार्ड में ये दिक्कत है और इसको आप यहां जाके ठीक करवा लें। ये मेरा सुझाव है आपके माध्यम से। परवीन पटेल। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरे निर्वाचन क्षेत्र फूलपुर में ग्राम सभा अंदावा, तेंदुई, भागीपुर, कुआडी, गोतावा, सरपतिपुर, भोजपुर, हबूसा, चकजोहरा, बहादुरपुर, बरियारी, महरौड़ा, मनिकापुर, जगबंधनपुर जैसे 14 गांव हैं जहां से रिंग रोड गई है। 2022 में रिंग रोड के लिए जमीनों का अधिग्रहण किया गया और बाजार मूल्य से कम वहां पर लोगों को मुआवजा दिया गया, जिसके कारण किसानों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। लेकिन अभी यहाँ के किसानों को और भी समस्या तब आ गई जब सितंबर 2024 को आवास विकास परिषद ने उन 14 गांव के जमीनों को अधिग्रहण के लिए नोटिस देना शुरू किया है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि निश्चित रूप से यहाँ के किसानों की भूमि अधिग्रहण न की जाए, जिससे यहाँ के किसानों को अपने किसानी और यहाँ परिवार के लिए जीवन यापन के लिए अच्छी व्यवस्था करने में सुविधा मिल सके। माइक चालू है। माइक आप बोलो। माइक। Thank you, Honorable Speaker. In September 2019, the National Commission for Scheduled Tribes had said that Ladakh should be included in the 6th schedule. Many groups have also said it. The Ministry of Home Affairs has also given a reply to the Standing Committee that it should not be included, but there is fear that business and conglomerates will take over the culture and the tradition of Ladakh, and definitely there is need to introduce 6th schedule in Ladakh, but as well as that, 5th and 6th schedule should be there in all the scheduled areas, including my Nandurbar Lok Sabha constituency, and also the जो पैसा कानून है वो पूरी तरह से महाराष्ट्र में लागू होना चाहिए, मैं विनती करता हूँ। धन्यवाद। श्री बलवंत बानखेड़े, श्री सुदर्शन भगत, सुखदेव भगत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में मनाए जाने वाला सूर्य और धरती की पूजा, जो आदिवासियों का महत्वपूर्ण त्योहार है सरहुल, जो पुरी के जगन्नाथ जी की रथ यात्रा और रांची के रामनवमी की रथ यात्रा, शोभा यात्रा और सरहुल की शोभा यात्रा, रांची की ये भारत की 3 बड़ी शोभा यात्रा है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं अनुरोध करता हूं कि आदिवासियों के जो प्रकृति के पुजारी होते हैं, पूरे सरकार के हॉलीडे कैलेंडर में एक भी आदिवासियों के त्योहार में वो राष्ट्रीय अवकाश नहीं है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आगामी जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में सरहुल की जो पूजा है उसमें राष्ट्रीय अवकाश घोषित की जाए। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और तमाम लोगों का, सम्मानित सदस्यों की होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। This is pertaining to the wild boar population and its impact on farming in Tamil Nadu.
almost 70% of all districts in Tamil Nadu are infested with a huge wild boar population. Though our Tamil Nadu government, under the leadership of our Chief Minister, Mr. M.K. Stalin, has enacted a legislation to mitigate this crisis, I'm afraid the wild boar population has exploded and the Tamil Nadu Forest Department lacks the infrastructure and resources to offer a complete remedy. I bring to the attention of this House that the Minister of Environment Forest has the sole authority to designate any wildlife species as vermin to enable its culling. So I appeal to the Minister of Environment Forest and the Union Government to designate wild boars as vermin in Tamil Nadu for their culling and removal from the non-forest areas. Thank you, sir. Shri Jagdimba Pal. अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ। पिछले दिनों आपके नेतृत्व में P20 हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में G20 हुआ, उसमें दुनिया के आए हुए राष्ट्राध्यक्षों को काला नमक चावल, जिसको गौतम बुद्ध के प्रसाद के रूप में रेखांकित किया गया है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में अडॉप्ट भी किया है और आपको उसकी जानकारी भी। तो उसके बावजूद कि आज उसको इम्पोर्ट के लिए, और हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपिडा का अगर वहाँ पे केंद्र का गठन हो, तो ये आज अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मांग है। लोग पूरी दुनिया में बुद्ध के मानने वाले लोग इसको बुद्ध के प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। 6 AD पूर्व में गौतम बुद्ध इसको प्रसाद के रूप में दिया करते थे। तो इसके विस्तार के लिए भारत सरकार कदम उठाए, आपसे मांग करते हैं। राजकुमार सागवान। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आज बागपत उत्तर प्रदेश में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना की आवश्यकता के बारे में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। बागपत जिला तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है, लेकिन यहां अभी भी सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाओं जैसे कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी की कमी है। इसके परिणाम स्वरूप बागपत के निवासी गंभीर उपचार के लिए मेरठ, दिल्ली जैसे दूर दराज के शहरों में जाने के लिए मजबूर हैं, जिससे उन्हें आर्थिक बोझ और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। यह समस्या विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए गंभीर है, जिसके लिए दूर दराज के अस्पतालों में इलाज कराना असंभव है। यदि बागपत में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित किया जाए तो इससे स्थानीय निवासियों को समय पर सस्ती और गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी और उन्हें दूर दराज के शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि बागपत में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना के लिए शीघ्र कदम उठाएं ताकि यहां के लोग बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकें। धन्यवाद। श्री एम गुरुमूर्ति। I would like to raise an important issue regarding the treatment of All India services and Group 1 officers by the government of Andhra Pradesh, sir. Since June 2024, several officers have reportedly placed on compulsory wait without being assigned postings, sir. Sir, I seek clarification on how many cases have been registered against All India services and Group 1 officers since June 2024, sir, along with the number of departmental inquiries initiated or completed, sir. What legal provisions exist to prevent harassment and ensure that these officers are not treated with vindictiveness, sir? I urge the government to address the issue promptly and protect the dignity of these officers and maintain. थैंक यू सर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सरकारी कर्मचारी अपने संपूर्ण जीवन के महत्वपूर्ण भाग को सरकार के नीतियों को लागू करने में एवं राष्ट्र के सेवा में समर्पित कर देते हैं, लेकिन जब वह सरकारी सेवा से रिटायर होते हैं तो उन्हें एनपीएस, यूपीएस जैसे योजनाओं के माध्यम से उनके आगे का जीवन अंधकार में चला जाता है। उन्हें बुढ़ापे में गरिमा के साथ जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मैं आपके द्वारा सरकार से पूछना चाहता हूं कि लाखों कर्मचारियों के मांगों को ध्यान में सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को देश में कब तक लागू करने वाली है? धन्यवाद। धन्यवाद। श्री किशोरी लाल जी। महोदय, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। मैं आज सरकार से दो अपने क्षेत्र की जो रेलवे लाइनों के बारे में बात करना चाहता हूं। एक लाइन है रायबरेली महाराजगंज और भवानी होते अकबरगंज तक की। दूसरी लाइन है
हमारी ऊंचाहार अमेठी सुल्तानपुर होते हुए शाहगंज तक की। ये दोनों का शिलान्यास 2013 में हुआ था, लेकिन आज तक हमको इसका स्टेटस ही नहीं पता है कि इस लाइनों पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा। मेरा सिर्फ निवेदन यही है कि सरकार, आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इसका शीघ्र से जवाब दे, ताकि हम अपने क्षेत्रवासियों को इसके स्टेटस के बारे में बता सकें। धन्यवाद। जय हिंद। बांसुरी स्वराज जी। अध्यक्ष जी, चौथे साल ऐसा हुआ है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में करोलबाग जिला दिल्ली में नॉइस पोल्यूशन पे नंबर 1 पर आया है। ये बहुत ही गंभीर विषय है। 2023 में औसत में 74.2 डेसिबल दर्ज हुआ, 2024 में 88.7 डेसिबल दर्ज हुआ, जो परमिटेड लिमिट 65 डेसिबल से कहीं ज्यादा अधिक है। आपके माध्यम से मैं ये निवेदन करती हूं पर्यावरण मंत्रालय से कि वो केंद्रीय वित्तीय सहायता देकर और कड़ी निगरानी कर इस समस्या का एक स्थायी समाधान ढूंढे। धन्यवाद। आपकी सरकार बन गई। श्री राम सिरोमण वर्मा जी। पति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अति गंभीर विषय सरकारी कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा हेतु पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की तरफ दिलाना चाहता हूं। महोदय, आज उत्तर प्रदेश के 15 लाख कर्मचारियों ये विषय उठ चुका है। देश के लगभग आपके श्री धर्मेंद्र यादव जी ने विषय उठाया। बस जो सदन में एक विषय उठ जाता है प्राय उसको उठाया नहीं। सर लगभग 1 करोड़ शिक्षकों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों के सामाजिक सुरक्षा के लिए मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर नई पेंशन व्यवस्था एनपीएस लागू कर दी गई है और आपके 1 अप्रैल से एकीकृत पेंशन व्यवस्था यूपीएस भी लागू की जा रही है। महोदय, आपके माध्यम से मेरी मांग है कि महोदय सर बस मांग कर लूं। कर लीजिए। आपके माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा हेतु पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को जल्द से जल्द बहाल किया जाए और पेंशन की गारंटी भी प्रदान की जाए ताकि कर्मचारियों और उनके आश्रितों। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र एटा कासगंज में दोनों ही शहरों में जो सरकारी बस स्टैंड शहर के बीच में आ गए हैं, उनके कारण शहरों में लगातार घंटों जाम लगा रहता है दोनों शहरों में। तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है सरकार से कि इन दोनों बस स्टैंडों को शहर के बाहर कहीं स्थापित किया जाए, जिससे वहां रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथ ही साथ जनपद कासगंज की नगर पालिका गंजडुडवारा में एक नया बस स्टैंड बनवाने की मांग के साथ जनपद औरैया के तहसील बिधूना में लगभग 20 वर्ष पहले बने बस स्टैंड को अभी तक चालू नहीं करा गया है, उसको जल्द से जल्द चालू करा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आभार व्यक्त करता हूं। विद्युत वरण महतो जी। सभापति महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बारागुड़ा विधानसभा में 2 जातियां ऐसा है, दोंडा क्षेत्र माझी और मल्ल क्षेत्र, जो पूरी खेतियारी मजदूर है। आज दोनों जाति सामान्य जाति होने के कारण किसी तरह सभी को अवसर दूंगा, लाभ नहीं मिल पाता। इसीलिए हमारे निकटवर्ती जो राज्य है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा सीमावर्ती इलाका में यह अनुसूचित जाति में आता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से आग्रह करना चाहता हूँ दोनों जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए ताकि उनका सामाजिक जीवन। धन्यवाद। 1 मिनट। सभापति महोदय, सबसे पहले तो सबको होली की शुभकामनाएं और आपको धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री जी का अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देश है कि किसी को भी फायदा पहुंचाने के लिए अभ्यारण्य और संरक्षित क्षेत्र प्रभावित नहीं होना चाहिए। बावजूद इसके मेरे राजस्थान के अलवर में स्थित सरिस्का और जयपुर स्थित नाहरगढ़ अभ्यारण्य क्षेत्रों का नक्शा बदलकर होटल मालिकों, माइन संचालकों को फायदा पहुंचाने का खेल चल रहा है और इस कार्य में अधिकारी सफल हो गए तो वन्य जीवों के साथ और पर्यावरण के साथ बड़ा खिलवाड़ होगा। समझ आज इस अभ्यारण्यों के इको सेंसिटिव जोन में प्रतिबंध के बावजूद कॉमर्शियल गतिविधियों का संचालन होना, लेकिन राजस्थान की सरकार और वहां के अधिकारी केवल नोटिस देकर इस्तेरी कर लेते हैं, जबकि जिम्मेदारों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। आज अलवर के श्री सेड एरिया 1 दर्जन होटलें और अजबगढ़, जम्मारामगढ़ रेंज में भी 1 दर्जन एक सेकंड चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और निर्देश जमकर अवहेलना कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के अधिकारी जो ये खेल खेल रहे हैं उनका अधिकार ही नहीं है। अभियान की सीमाओं में बदलाव केवल और केवल भारत सरकार ही करती रहता है। मेरी मांग है मंत्री जी से कि आप केंद्र की एक विशेष टीम भेजकर राजस्थान के दोनों अभ्यारण्य क्षेत्रों को बचाने के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र में, 1 मिनट समाप्त कराऊं सर,
संचालित कॉमर्शियल गतिविधियों को बंद करें, उनके खिलाफ आर्थिक दंड लगाएं और अपराध मुकदमा दर्ज करवाएं। राजस्थान के अलवर में स्थित सरिस्का और जयपुर से नाहरगढ़ बयान क्षेत्रों का नक्शा नहीं बदला जाए। धन्यवाद सभापति जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे और मेरे सभी सम्मानित सदस्यों को बोलने का मौका दिया। मैं होली के अवसर पर अपनी तरफ से और अपने सभी माननीय सदस्यों की तरफ से आपको होली की बधाई देता हूं। और मैं इस अवसर का उपयोग करते हुए माननीय केंद्रीय खेल मंत्री का ध्यान अपनी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम के पूर्ण जीर्णोद्धार की अवस्था पर आकर्षित करना चाहता हूं। यह ग्रीन पार्क कानपुर का गौरव भी है और देश की विरासत भी है। मैं आपको सादर अवगत करना चाहता हूं कि कानपुर का ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम विगत लगभग 80 वर्षों से कानपुर और देश की शान रहा है और कई ऐतिहासिक क्रिकेट मैच यहां आयोजित हुए हैं, परंतु वर्तमान में यह स्टेडियम दुर्दशा का शिकार है। जिस स्टेडियम की क्षमता लगभग 40,000 हुआ करती थी, आज की तारीख में घटकर 20,000 रह गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय मैच और आईपीएल मानकों के अनुसार कम है। माननीय अध्यक्ष, 1 मिनट। अतः मैं वर्तमान में इसकी दर्शक क्षमता 50,000 किए जाने की जरूरत, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका आईपीएल मैच और T20 मैच का आयोजन हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र आपसे अनुरोध है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम को पूर्ण रूप से आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कानपुर का ग्रीन पार्क कानपुर की शान है, देश की विरासत है और देश की विरासत को सजाना और संभालना सरकार की जिम्मेदारी है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार श्रीमती लवली आनंद बोलिए। माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत आभार। उसका जीर्णोद्धार किया जाए, उसका आधुनिक किया जाए, ताकि कानपुर के ग्रीन पार्क का गौरव और वैभव दोबारा वापस हो सके। माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत आभार, आपने हमें बोलने का मौका दिया। मैं आभार व्यक्त करती हूँ और अपने क्षेत्र का बहुत ही वहाँ का जो है ना धार्मिक मामला है, आपके माध्यम से पर्यटन मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि जो मेरा क्षेत्र है वो शिवहर है, शिव की नगरी कहा जाता है और वहाँ शिव जी का जो है बहुत पौराणिक मंदिर है, डुकली धाम, और जिन्हें की बाबा भुवनेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है। और वहाँ पर सावन के महीने में बहुत ही ज्यादा लाखों की भीड़ होती है, जैसे कि झारखंड में जो है देवघर, उस स्टाइल में डुकली धाम में भीड़ आती है। अगर पर्यटन स्थल में बदला जाएगा तो काफी कुछ वहाँ फायदा होगा क्षेत्र के लोगों को। और सीता, वहाँ पर जो है सीता सर्किट से जोड़ा जाए और साथ ही साथ ये जो पुलोरा धाम है जहाँ माँ सीता का जन्मभूमि है उसे और जनकपुर से जोड़ा जाए। देवापुर घाट को पर्यटन स्थल में बदला। थैंक यू स्যার। আমার নির্বাচনী এলাকা মুর্শিদাবাদ। এই মুর্শিদাবাদ জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা বিএডিপির রাস্তা অত্যন্ত খারাপ, যেগুলো বর্ডার এরিয়া ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের স্কিম, সেই স্কিমে রাস্তাগুলো অত্যন্ত খারাপ। জলঙ্গি, ডোমকল, রানীনগর, করিমপুর, এই বিস্তীর্ণ এলাকার রাস্তা, ভগবানগোলা, এই প্রায় 150 কিলোমিটার রাস্তা, যেটা বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায়, এই রাস্তাগুলোর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। দীর্ঘ 5 বছর যাবত এই রাস্তার অনুদানের টাকা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে দেওয়া হচ্ছে না। অতি সত্বর এই রাস্তাগুলো মেরামতের জন্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে অ্যালটমেন্ট হয়, তার জন্য আবেদন রাখছি। ধন্যবাদ স্যার। थैंक यू। धन्यवाद सभापति महाशय। मैं आसाम के कुकराझार, मेरे संसदीय क्षेत्र की विषय माझा अहिल्यानगर। हेलो सर, मैं आसाम कुकराझार से मेरे क्षेत्र के बारे में बोलना चाहता हूँ। सर, पिछले 3 साल से जो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है उसका धनराशि दिया नहीं गया है। उस सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य था कि सीमांतवर्ती क्षेत्र में विकास कार्यों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन पिछले 3 साल से वह धनराशि नहीं दिया गया। तो इसलिए आपकी बात आ गई, वो धनराशि सरकार के माध्यम से, सरकार को मेरा मांग है कि वो धनराशि जल्दी से दिया जाए। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं
पूरे सदन को और इस देशवासियों को होली की बधाई देता हुआ, उत्तर प्रदेश का जो बदहाल गन्ना किसान है, जो पूरे देश को मिठास देता है, उसकी फीकी होली होने जा रही है अध्यक्ष सभापति महोदय। क्योंकि गन्ने जी मांग अभी तो शुरू किया माननीय सभापति जी, इतना जल्दी मत कीजिए। किसानों का मामला है, जब खाद की कीमत बढ़ गई, सिंचाई की कीमत बढ़ गई और मजदूरी की कीमत कई गुना बढ़ गई, घटतौली का अलग से किसान सामना कर रहा है। उधर चीनी मिल मालिक लगातार फैक्ट्री पे फैक्ट्री लगाते जा रहे हैं। इसलिए सभापति जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब समाजवादी पार्टी की हुकूमत उत्तर प्रदेश में थी, माननीय अखिलेश यादव जी ने गन्ने की कीमत इतनी बढ़ाई थी, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमत गिर गई थी, तब भी एक सरकारी खजाने से किसानों को पैसा देने का काम किया था। मांग ये है, पिछले कई सालों में गन्ने की कीमत नहीं बढ़ाई गई, इसलिए मैं मांग करता हूं कि किसानों को 500 रुपए गन्ने की कीमत देने का काम किया जाए प्रति क्विंटल। माननीय सभापति जी, अध्यक्ष महोदय, मेरा चुनाव क्षेत्र लातूर महाराष्ट्र है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि लातूर हमेशा पानी की किल्लत से परेशान है। लातूर के नगरवासियों को 8-8 दिन में एक बार नल का पानी नसीब होता है। लातूर के साथ साथ मराठवाड़ा के बहुत सारे एरिया में पानी की कमी है। इसी वजह से पूरे मराठवाड़ा रीजन में डेवलपमेंट की ठप हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूं कि लातूर के वाटर सप्लाई के प्रॉब्लम का हल जल्द से जल्द निकाला जाए। अटल बिहारी जी का जो सपना था नदी जोड़ प्रकल्प, वो पूरा मरा गई बात है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। आप बोलिए सनातन जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सब कुछ एक ही पार्टी को नहीं दिया जाएगा, एक एक पार्टी को एक एक बार दिया जाएगा ना। सनातन जी भी आज से 168 साल पहले जब हिंदुस्तान अंधेरे में था, उस समय कोई आदमी अंग्रेजों के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था। तो एक ऐसा पुंज उभरा जो हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश की बलिया धरती से, जिसका नाम चिंटू पांडे था, और प्रथम क्रांतिकारी शहीद जो है हिंदुस्तान के बने। मैं प्रथम क्रांतिकारी शहीद मंगल पांडे के नाम पर आपके माध्यम से मांग करता हूं कि समय समय पर आपने सबको सम्मान देने का काम किए हैं। आज उन्हीं की बदौलत हम सदन में बैठे हुए हैं, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। मैं आपसे माफ के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उनको भारत रत्न से नवाजा जाए। उनके नाम। थैंक यू सर। Thank you, sir. I raise an important issue on the Madurai airport's connectivity, sir. Madurai is a very important destination in south of India, and we had been given 24 hours facility some time back, but now only one flight was there to Madurai to Singapore, that has also been withdrawn. I request for the inclusion of Madurai in the additional tourism point of the ASEAN countries. ASEAN single aviation market came into effect in 2015. To promote tourism, and as ASAM called for a new route to facilitate operations. More flights are particularly from the Tier 2 and Tier 3 cities. The new routes may be negotiated with the ASEAN under the BASA through the... श्री रवींद्र बाइकर जी। उस फील्ड के 520 एकड़ की जगह है, उसके अंदर मास्टर प्लान बनाए 10 साल से, मगर अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि फिल्म सिटी का मास्टर प्लान बना जाए। वहां जो 520 एकड़ है, वहां एक अच्छा जो गोडाउन होते हैं, अनधिकृत बांधकाम होते हैं, गोडाउन होते हैं, उससे निकाला जाए और एक फायर स्टेशन बना जाए। यही आपके माध्यम से मांग कर रहा हूँ। श्री नीलेश लंके जी, श्री नीलेश लंके जी, काइंडली टेक योर सीट। अध्यक्ष महोदय, मी अतिशय महत्त्वाच्या विषयावर बोलण्यासाठी उभा आहे। माझ्या नगर अहिल्यानगर लोकसभा मतदारसंघामध्ये मी त्या ठिकाणी निवडून आलेलो आहे। तो मतदारसंघ महाराष्ट्रात सर्वात मोठा मतदारसंघ आहे आणि त्या मतदारसंघामध्ये अद्यापपर्यंत मेडिकल कॉलेज नाही। मी वारंवार मंत्री महोदयांना मागणी केलेली आहे, तरी मी आपणाद्वारे हे सांगू इच्छितो की लवकरात लवकर माझ्या अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये मेडिकल कॉलेजला मंजुरी द्यावी। मला आपण बोलण्याची संधी दिली, धन्यवाद। रामकृष्ण हरी। श्री अभय कुमार सिन्हा जी, अभय कुमार सिन्हा जी। मैं सदन के माध्यम से देश के किसानों की गंभीर स्थिति के बारे में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। हाल ही में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जी ने एक सवाल के जवाब में बताया कि देश में 18 करोड़ 81 लाख किसानों पर
32,35,000 करोड़ रुपए का कर्ज है महोदय। 2025-26 के कृषि बजट 1,71,000 करोड़ का 20 गुना अधिक किसानों पे कर्ज है महोदय। यह चौंकाने वाला आंकड़ा है महोदय। हमारे अन्नदाता कितनी गंभीर आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, ये समझने की बात है महोदय। हमारा बिहार 75% आबादी कृषि पर निर्भर है। प्राकृतिक आपदाओं, खराब फसल प्रबंधक और बढ़ती लागत हमारा मांग है महोदय। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि कृषि बजट में पर्याप्त वृद्धि कर किसानों को सीधा वित्तीय सहायता प्रदान करें, छोटे और सीमांत किसानों का कर्ज माफ करें, फसल बीमा। शुक्रिया माननीय सभापति महोदय जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। लागत का 1.5 गुना एमएसपी सुनिश्चित किया जाए। माननीय सभापति जी, मैं आपका ध्यान, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे लोकसभा क्षेत्र संभल के अंदर, संभल जिले में केंद्रीय विद्यालय की मांग, स्थापना की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन अफसोस है आज तक पूरी नहीं हो पाई है। ये विषय क्षेत्र के लाखों बच्चों के उज्जवल भविष्य और गुणवत्ता के शिक्षा से जुड़ा मसला है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मुद्दे पर जल्द से जल्द संज्ञान लेकर के संभल में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कराने का कस करें, क्योंकि माननीय सभापति महोदय जी कि वहां पर प्राइवेट स्कूलों की इतनी ज्यादा फीस है कि हर परिवार अपने बच्चे के स्कूल को में तालीम नहीं दिला सकता। मैं इसलिए आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि लंबे 20-30 साल से मांग चल रही है कि केंद्रीय विद्यालय वहां खुलना चाहिए, लेकिन अफसोस है कि अभी तक मंजूर नहीं हो पाई। मेरी पुरजोर तरीके से आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द केंद्रीय विद्यालय स्कूल खुलवाने का कस करें। होली की हार्दिक शुभकामनाओं सहित आदरणीय सभापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आदरणीय, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय को आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत जो मजदूरों का भुगतान है, जो सामग्री का भुगतान है, अरे आप बैठिए, समस्या मेरे लोकसभा क्षेत्र में हमारे लोगों को झेलनी पड़ती है, उसके संबंध में मैं बताना चाहता हूँ। सदन को ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे जो मजदूर काम करते हैं 266 रुपए दिहाड़ी है उनकी, लेकिन उनको दिहाड़ी मिलती है 100 रुपए, 120 रुपए, 150 रुपए। और मेट का जो भुगतान है वो साल, 1.5 साल, 2 साल तक आता है। और जो मटेरियल का जो भुगतान है उसमें भी कम से कम 1.5-2 साल लगता है, जिसकी समस्या हमारे लोगों को मांग कर ली। मैं चाहता हूं कि हमारी ये दिहाड़ी बढ़ाकर हमारे मजदूरों की 500 रुपए की जाए और समय पे उनको दिहाड़ी मिले, और जो मटेरियल का भुगतान है वो भी समय पे मिले, ताकि वहाँ लोगों के काम। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड धारक हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकता है, जिसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है। ये सुविधा सरकारी एवं प्राइवेट दोनों तरह के अस्पतालों में मिलती है। इसके अंतर्गत लाभार्थी को अस्पताल में इलाज के दौरान कितना पैसा खर्च हुआ, इसका कोई प्रमाण अस्पताल द्वारा नहीं दिया जाता। आपके माध्यम से मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि हितग्राही रोगी को चिकित्सा में कितना खर्च हुआ, इसकी जानकारी डिस्चार्ज के समय प्रदान किए जाने का प्रावधान किया जाए। धन्यवाद। छोटेलाल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हमारे संसदीय क्षेत्र रावसगंज सोनभद्र में और एक विधानसभा चकियां भी आता है, वहां दिशा की बैठक चल रही थी। हम लोग बैठक कर रहे थे। पीडब्ल्यूडी अधिकारी जो है ऑनलाइन टेंडर कराने की वजह से ऑफलाइन टेंडर करा दिया था, जिसमें बैठक हम लोग कर रहे थे। ये राज्य का विषय है कि अगर पीडब्ल्यूडी स्टेट का नहीं, आखिर सुनेंगे तब ना। तो आखिर सत्ता पक्ष के द्वारा धमकाया गया महोदय। हम लोगों ने सब लोग मिल करके दिशा की बैठक तो आपकी अध्यक्षता में होती है भाई, हो रहा था, तो आखिर भाजपा के विधायक बोलने का क्या मतलब है? हम लोग जब भ्रष्टाचार हो रहा है, हम लोग पूछ रहे हैं, लिख के दे दीजिए। हम लिख करके महत्व के दिए हैं सर। हम मांग करते हैं कि हमको सुरक्षा भी दिया जाए और आप जांच भी कराएं उच्च स्तरीय से। धन्यवाद। श्री राजेश मिश्रा जी। महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरी मांग सड़क परिवहन विभाग से जुड़ी है। सीधी से मड़वास मार्ग में सीधी से टिकरी तक 30 किलोमीटर के अंदर सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। एवरेज 19 डेथ पर ईयर हो रही हैं एवं 45 दुर्घटनाएं इस रोड में हो रही हैं। इसे एनएच घोषित किया जाए और यह रोड सिगरौली व कटनी को शहडोल को सिगरौली से जोड़ती है। दूसरी हमारी मांग है
सीधी सिगरौली NH39 के भाग को तत्काल पूर्ण कराया जाए। प्रतिदिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी 3 दिन पहले ही 8 लोगों की मृत्यु एक ही परिवार की हुई है। माननीय सभापति महोदय जी, आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय, मैं संत कबीर नगर लोकसभा से आता हूँ। सभा की कार्रवाई 6 बज रहे हैं, 6:15 तक बढ़ाई जाती है। आप सबकी अगर सहमति हो। जी जी, मैं संत कबीर नगर लोकसभा से आता हूँ। मान्यवर, हमारे लोकसभा में एक समाजवादी सरकार में जो सरयू नहर पर पुल बना था बहुत पहले, आज तक वहां लाइट उस पर पुल पर नहीं है। लंबा पुल होने के कारण यात्रियों को आने जाने में असुविधा होती है, डर बना रहता है। उस पर सुरक्षा के दृष्टि से कोई दीवार नहीं बनाया गया है। कितने दर्जनों लोग वहां कूद कर अपना जान दे दिए हैं। मैं ये चाहता हूं कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में जो आलापुर विधानसभा है, खजरी विधानसभा गोरखपुर में पड़ती है, सारे जगह ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें टूट गई हैं, कोई सड़क नहीं ठीक है, इसलिए उसको मरम्मत कराने की कृपा करें। श्री फ्रांसिस जॉर्ज जी। Sir, I would like to raise the issue which has already been raised by 2 of my colleagues from Kerala. But sir, the human-wildlife conflict that is there everywhere, almost everywhere in the country where people live near to the forest. But sir, this is very rampant and alarming in Kerala. That's why I am here again. So 30% of Kerala is dense forest. And, all kinds of, threat are coming from the wild animals. Elephants, tigers, leopards, wild boar, monkeys, they all stray into human habitations. Sir, just understand the seriousness of the problem. In this current financial year, there has been 2,534 incidents, out of which there has been 56 deaths. So at the all India level, death has been to the rate of 1,527. Kindly put your demand. Yes, sir. Demand, I'm coming to the demand. So the difficulty is that the state government says that they can't do anything. The centre has to act. The centre has to amend the 1972 Wildlife Protection Act. And the centre says, we have given power to the state chief wildlife wardens so they can act independently. Shri Anup Balmiki ji. But sir, let me complete, sir, please. Let me complete, sir. You asked me what is my demand. I have to express my demand. Put your demand. So, just finish. The 1972 Wildlife Protection Act to be amended and give more powers to the states, act according to the situation demands. So I request the government of India to मुझे इस immediately लोक महत्व के महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का अवसर सदन में दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, मेरा लोकसभा क्षेत्र हाथरस, जिसकी विधानसभा क्षेत्र सादाबाद में लगभग 40 गांव खारे पानी से प्रभावित हैं। मेरी सरकार से मांग है कि उन 40 गांव जो प्रभावित हैं, काफी दूर से वहां महिलाएं पानी लेकर के वहां आती हैं और काफी परेशानी का सामना क्षेत्र को करना पड़ता है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि उन 40 गांव जो खारे पानी से प्रभावित हैं, उनमें जल्दी से जल्दी स्वच्छ जल देने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री एबी अकाई जाम। श्री एबी अकाई जाम। Thank you, Chairperson. I just wanted to clarify. I was on the floor of the House because I'm saying that this needs to be registered here. Thank you. Thank you. Sri Ravindra Nayan Behra ji. Sri Ravindra Nayan Behra ji. Thank you, Chairman Sahab. This is regarding. Thank you for giving me this opportunity in 0 hour. This is regarding Jashpur Keonjhar Road and Dhamara rail connection. My Khetra Jashpur. It is a seat of Birja Khetra. And it's in Nabigaya Khetra, and the district headquarters of Jashpur district, and also Baitarani and Baraha Khetra. So my mang is that a DPR has been framed, the rail line connection from Jashpur Keonjhar Road to Dhamara via Biraja Khetra Jashpur, but it is what is the I request through you, Honorable Railway Minister, when it will be sanctioned and what is the timeline for the rail connection for this? Thank you. Sri Umeda Ram Beniwal ji. सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। महोदय जी, मैं आपके माध्यम से शिक्षा समुदाय से जुड़े कुछ अत्यंत गंभीर
मुद्दे की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि देश के अंदर MBBS छात्रों को योग्य मेडिकल फैकल्टी के बजाय नॉन क्लिनिकल ग्रेजुएशन द्वारा पढ़ाया जा रहा है, जो बुनियादी ढांचे की भारी कमी है एवं जिससे छात्र यूट्यूब जैसे चैनलों के माध्यम से उनको निर्भर रहना पड़ता है। चिकित्सा सेवा केवल EI के भरोसे नहीं दी जा सकती, अच्छी फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगले 5 वर्षों में 75,000 जो मेडिकल के पद बढ़ाए हैं, लेकिन मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के अपग्रेडेशन की आवश्यकता है। मेरी इसके साथ साथ माननीय सभापति जी, आपने मुझे लोक महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दे पे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और होली के अवसर पे मैं सभी देशवासियों को, आंवला की महान जनता को होली की बधाई देता हूं। मान्यवर, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश में जो जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की तरफ ले जाना चाहता हूं। ये दोनों चुनाव जिस प्रक्रिया के तहत होते हैं, पूर्णतया धन बल और बाहुबल का इस्तेमाल किया जाता है। मैं चाहता हूं कि जनता के प्रति जवाबदेही बने क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष की और जिला पंचायत अध्यक्ष की। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सरकार ये दोनों चुनाव जिला पंचायत का अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष सीधे जनता से कराया जाए। मनीष जायसवाल जी, ये आपसे मांग करते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपका ध्यान हजारीबाग क्षेत्र के एक बहुत ही गंभीर विषय से कराना चाहता हूं। महोदय, हमारे यहाँ बड़का गांव केरेडारी, ये जो 2 ब्लॉक हैं, इसमें विस्थापन का जो है बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हुआ है। पब्लिक सेक्टर की 2 अंडरटेकिंग है, एक CCL और एक NTPC। दोनों के एम्प्लॉयमेंट के जो नियम है वो अलग अलग है। CCL 2 एकड़ जमीन पर नौकरी देती है और NTPC का में नौकरी का कोई प्रावधान नहीं है। महोदय, ये माइंस 2011 में चालू हुए हैं। जमीन का अधिग्रहण उस समय चालू हुआ। आज भी वहां पर जमीन का रेट 2011 में जो था। मांग क्या है? मैं चाहता हूं कि जमीन का रेट जो है 20 लाख से बढ़ा के 40 लाख किया जाए अध्यक्ष महोदय। दूसरा कि पारिवारिक लाभ में कट ऑफ डेट का प्रावधान है अध्यक्ष जी। 1 मिनट आप हमसे सुन जरूर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सदस्य हैं, आधा मिनट दीजिए अध्यक्ष जी। सीमा है। ये कट ऑफ डेट 2016 का तय किया गया अध्यक्ष जी कि कोई भी व्यक्ति 2016 में अगर 18 साल का होगा उसी को वो लाभ दिया जाएगा। आज के समय में धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आप बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज इस सदन के माध्यम से देश के लाखों कर्मचारियों, अर्धसैनिक बलों, CRPF, BSF, ITBP, CISF, SSB, असम राइफल्स एवं रेलवे कर्मचारियों, शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मी, सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में कर्मचारियों की एक महत्वपूर्ण मांग उठाने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। पुरानी पेंशन योजना OPS कर्मचारियों की लाइफ टाइम फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करती थी, जिससे सेवा के बाद सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते थे। लेकिन नई पेंशन योजना लागू करने से कर्मचारियों के भविष्य में कोई सुरक्षा नहीं बची। सर, मेरी मांग है इस सदन के माध्यम से कि पुरानी पेंशन योजना OPS को तुरंत बहाल किया जाए। इसमें अर्धसैनिक बलों, रेलवे, शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मी और सभी सरकारी कर्मचारियों को शामिल किया जाए। UPS को तुरंत वापस लिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबको होली की शुभकामनाएं। अध्यक्ष जी, भारत में रेलवे ने एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया। उसी में मेरे लोकसभा क्षेत्र मेहसाणा जिले और पश्चिम रेलवे अहमदाबाद डिवीजन ने संयुक्त रूप से मेहसाणा जिले के विकसित मेहसाणा सम्मेलन का आयोजन किया। उससे नतीजतन रेलवे ने क्षेत्र के किसानों को कुशल लॉजिस्टिक क्षेत्र को समाधान प्रदान किया और भारत का पहला स्पाइसीज एक्सक्लूसिव कंटेनर रेल टर्मिनल ऊंझा में अभी शुरू हुआ है, जिससे व्यापारियों को साथ साथ किसानों को भी अभी फसल के उचित मूल्य मिल सकेगा और इस निर्णय से हमारे किसानों को सीधा फायदा मिलेगा, जिससे 100 कंटेनर एक रेल में जाएगा। मैं मेरी मांग पर जा रहा हूं। मैं ऐसा अभूतपूर्व कार्य धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं इस सदन का ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों में पालघर जिले स्वास्थ्य सेवाओं की गंभीर कमी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अस्पतालों में आवश्यक मेडिकल उपकरणों की कमी है, डॉक्टरों और विशेषज्ञों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह से सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रहे। पालघर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ किया जाए
डॉक्टरों की नियुक्ति शीघ्रता से की जाए, आधुनिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध किया जाए, सिविल हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, ट्रॉमा सेंटर परमिशन मिला है उसको जल्द से जल्द निर्माण किया जाए, ऐसी मैं मांग करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार सर, मी महाराष्ट्र राज्याचे 2 महत्त्वाचे घटक ज्येष्ठ नागरिक आणि शेतकरी EPS 95 नावाची एक स्कीम सरकारने सुरू केली होती। माझी विनम्र विनंती आहे की ज्यांनी कष्टाने पेन्शनसाठी पैसे ठेवलेले आहेत त्या EPS 95 चे पेन्शनर्स असतील आणि कष्ट करणाऱ्या काळ्या मातीशी इमान राखणारा जो शेतकरी आहे, मग तो कापूस शेतकरी असेल, दुधाचा असेल, कांद्याचा असेल किंवा सोयाबीनचा असेल, आता महाराष्ट्रामध्ये न त्यांना हमी भाव मिळतोय, न जो शब्द सरकारने दिला होता सरसकट कर्जमाफीचा तोही सरकार पाळत नाही। माझी विनम्र विनंती आहे सरकारला की EPS 95 चे पेन्शनर आणि शेतकऱ्यांची, महाराष्ट्रातल्या अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी आणि सोयाबीन आणि कपासचं पूर्णपणे खरेदी सरकारने जे नियमात बसेल ती पूर्णपणे जो शब्द दिलाय तो श्री मन्नालाल रावत जी, श्री मन्नालाल रावत जी। सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मेवाड़ क्षेत्र में जो अरावली पर्वत है वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है, वहाँ बहुत सारी नदियां निकलती हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तक जाती हैं। वहाँ अभी एक बहुत बड़ी घटना हो रही है, जगह जगह जो अभ्यारण्य क्षेत्र है, चाहे फुलवारी की नाल हो, चाहे सज्जनगढ़ हो, चाहे जयसमंद हो, केरवा की नाल हो या सीतामाता हो, उन अभ्यारण्यों में आग लगी हुई है और आग की वजह से पूरा जंगल भस्म हो रहा है, आसपास की बस्तियों में आग पहुंच रही है और उसमें कंट्रोल करने का कोई सिस्टमेटिक व्यवस्था नहीं है। मुझे लगता है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राष्ट्रीय अनुकूल योजना बना रही है। मुझे लगता है कि इसमें मेरे 3 बिंदु है, 3 बिंदु इसमें शामिल करना चाहिए। पहला तो ये कि जो लोकल कम्युनिटी है उसको वहां जो घास है उसको काट कर बाहर ले जाने की व्यवस्था अनुमति देनी चाहिए। दूसरा, वहां पानी की व्यवस्था होनी चाहिए एनिकेट बनाकर, और उसके साथ बिजली और मोटर की व्यवस्था हो ताकि जब भी इस तरह की चीजें हो, आगजनी हो तो रुक जाए। और तीसरा और महत्वपूर्ण, उसमें जगह जगह पर नरेगा के द्वारा कोई रास्ते बनाए जाए और उन रास्तों पर जो घास है या सूखी हुई जो पत्तियां उनको। कालीपत जी हैं, कालीपत जी, सारी कालीपत सर जी। हाँ, Respected Speaker, sir, the construction work of the Eglobo Model Residential School has been started at Punsa of Bandwan Assembly area in my constitution for the last 2 years. As of now, a portion of boundary walls have only been constructed. The construction of the school building has not been started yet. After a lapse of over 2 years, many tribal children want to get admission into class 6 at EMRA in my constitution, but due to the limitation of the seats in the other EMRAs, many students are being deprived of getting a quality education in such a reputed school. Therefore, I request the Minister of Tribal Affairs, through you, sir, kindly look into this matter urgently and intervene immediately so that the construction work of the EMRAs in Punsa be completed soon and start admission into respective classes from the next academic session. थैंक यू। मान्यवर, बस मात्र 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। बिजनौर लोकसभा का बड़ा पौराणिक स्थल है हमारा, और एक पुरानी मांग है वहां हस्तिनापुर से बिजनौर होते हुए रेलवे लाइन की। आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्द इस मांग को दोराला, हस्तिनापुर और बिजनौर रेलवे लाइन को जल्द से जल्द जोड़ा जाए। धन्यवाद। डॉक्टर बी कलानिधि जी। Sir, the delimitation commission, they had said that the parliamentary seats should not be changed till 2026, and it should be done only after the first census after 2026. Sir, I will tell you, no, sir, this 10 years, sir, this is the only time where, sir, I will finish off my talk. For 15 years. Since the government has come into power, there has not been a census where we don't even know what is happening in this country. Thank you, sir. Mallu Ravi. Opportunity to speak about my backward parliament constituency, Nagar Kannur. In my Nagar Kannur constituency, sir, heavy migration of labor is taking place and going to every part of the country for labor work. I want the Honorable, through you, sir, I want the Honorable and Heavy Industries Minister to take up
some heavy industries in my constituency, so this migration can be stopped. Thank you, sir. Sri Manoj Tikka. Sri Manoj Tikka. धन्यवाद सर। मैं आपके माध्यम से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के नवादा और बेलडांगा की ओर ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं, जहां पर हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार करके उनके घर द्वार जला दिए गए एवं उनको उस स्थान को छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। मेरा आपसे निवेदन है कि इसका संज्ञान लिया जाए, इसके लिए जो दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए। सही है, एकदम सही है। Anybody who is present here and if you want to raise any concern about his constituency, everybody. आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके माध्यम से आपके सदन के सभी क्षेत्र की जनता को, देशवासियों को। और सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 17 मार्च 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जाइए आप सभी लोग होली अच्छे उत्सव और अच्छे ढंग से मनाइए। बहुत